बड़ा डेवलपमेंट पाकिस्तान में जो हो रहा है कि आसिम मुनीर को अब वहां पे संवैधानिक एक तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार आसिम मुनीर का कद वहां पे बढ़ता जा रहा है। ये दरअसल क्या इशारा कर रहा है लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब? ये बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है। देखिए, इसके कई एक पहलू हैं। बाकी हिस्ट्री तो छोड़ दिए, सबको पता है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि पहलगाम कैसे हुआ, सिंदूर कैसे, उसका नतीजा क्या निकला। आज की तारीख में हमारी त्रिशूल एक्सरसाइज चल रही है, जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। मुनीर साहब बहुत चालू हैं, बहुत क्लेवर हैं। उनको पता है कि अपनी पोजीशन किस तरह से मैं स्ट्रांग बनाऊं। पहले तो वो फील्ड मार्शल बन गए तुरंत सिंदूर के बाद, जबकि उनकी पिटाई हुई थी अच्छी। दूसरा, वो ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के अवाम को, कि हमें यूनिटी चाहिए। एक ऐसी संस्था बनानी है जो कि ट्राई सर्विसेज हो, यानी कि सीडीएस की टाइप हो, जैसे भारत में सीडीएस है। उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाए, जॉइंटनेस लाना चाहते हैं। ये बता रहे हैं अपनी सरकार को, जो कि इस समय बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, उसको समझना ही पड़ता है। तो इसमें इस वक्त मुनीर साहब इंडिया की बड़ी जो बातें हैं उनको नज़र रखते हुए अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ भी एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, जिसको कहेंगे हम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, और 27th अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिससे कि फील्ड मार्शल विल कंटिन्यू टू रिमेन द हेड ऑफ आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। आर्मी का चीफ बनेगा, नेवल और एयरफोर्स वाले बनेंगे। और साथ साथ जो चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ था उसको हटा दिया जाएगा आर्टिकल अमेंडमेंट 27 के अंडर, और 243 आर्टिकल जो है उसके नीचे जो जॉइंट स्टाफ था, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, उसको हटा के वो पावर अब सीडीएस के पास, सीडीएफ के पास चली जाएगी। और ये भी हो सकता है, इसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है, कि शायद डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट भी अबॉलिश कर दी जाए, या डिफेंस मिनिस्टर को फील्ड मार्शल के नीचे कर दिया जाए। तो जितने प्रमोशंस होंगे आर्मी में, जितने ट्रांसफर्स होंगे, जो भी होगा वो अब सिर्फ मुनीर के हाथ में रहेगा। तीसरी बात जो उन्होंने बड़ी ज़रूरी इस अमेंडमेंट में कराई है कि जो जुडिशरी है उसकी पावर्स रिड्यूस कर दी जाएं, जिससे कि मेरे ऊपर उनको अब कोई निकाल नहीं सकता। उनको निकालने के लिए सिर्फ इम्पीचमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो इम्पीचमेंट कभी हो नहीं सकती। तो उन्होंने इस तरीके से एक जाल रचा है, जिसमें भारत के उन्होंने अपने वो दे के सिमिलैरिटी दे के अपने आप को इस पोजीशन में ला दिया है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका जो पूरा करता धरता है वो फील्ड मार्शल साहब खुद हैंडल करेंगे, एक आर्मी ऑफिसर के, यानी कि पहले द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, या खुद ही करेंगे। पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल, पूरा स्ट्रेटेजिक वेपन्स, पूरे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कंट्रोल इनके पास। आपको पता होगा वर्ल्ड के अंदर कोई डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जहाँ न्यूक्लियर बटन एक मिलिट्री ऑफिसर के पास हो, एक चीफ के पास हो, या फील्ड मार्शल के पास हो। हर एक जगह न्यूक्लियर बटन, जिस कंट्री के पास भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, वो एक इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास होता है। भारत में प्राइम मिनिस्टर के पास है, अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास है, यूके में प्राइम मिनिस्टर के पास है। इस प्रकार से जो हेड ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी वैसे है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो अब इन्होंने एक अपने हाथ में ले ली है कि सारा ट्रेड ये खुद करेंगे इस आर्टिकल के नीचे। जिस तरह से रेयर अर्थ का है, जिस तरह से मिनरल्स का है, उसका लेन देन ये आर्मी वाले करेंगे, यानी कि एक कंपनी चलाएंगे जो इस किस्म की हरकतें करेगा। सो देव टेकन कंप्लीट कंट्रोल इन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज एंड कंप्लीट पावर ओवर द जुडिशरी, कंप्लीट पावर ऑफ द सिविल गवर्नमेंट। ये पहले भी थी, लेकिन आज ये एक तरीके से इस आर्टिकल के बाद एक साबित हो जाएगा कि मुनीर इज नाउ बिकम द अल्टीमेट। अब उन्होंने किया क्या है, वो एक तरीके से बादशाह तो बन गए, लेकिन उनकी जो फसाड रही वो डेमोक्रेसी है। तो अगर FATF में जाएंगे, वहाँ पूछेंगे जी आप तो डिक्टेटर हैं, बोले हम डिक्टेटर कहाँ हैं, हम तो डेमोक्रेसी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी कैबिनेट, हमारी पार्लियामेंट है, तो हम तो डेमोक्रेसी हैं, तो हम तो सिर्फ सिक्योरिटी को देखते हैं। तो ये सब चीज़ों को रखते हुए आई थिंक मुनीश हैज प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल। बहुत क्लेवर आदमी है और बहुत तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रमोट कराया है। तो बिल्कुल आपने जिस तरीके से समझाया कि कितना पावरफुल होता जा रहा आसिम मुनीर, तो एम्बेसडर वोरा साहब, तो फिर प्रधानमंत्री किस काम के? उसके जूते साफ करने के लिए, उसका टिफिन बॉक्स उठाने के लिए, और किस लिए है। और इसने ये क्यों किया है जनरल शंकर? आपको याद होगा एक व्यक्ति होता था, उसका नाम परवेज मुशर्रफ था शायद। जब उसको बाहर निकाल दिया तो उसको सजाए मौत सुनाई गई थी फॉर ट्रीजन, कि आपने इमरजेंसी वहां लगा दी थी। और ये मुनरिया पिंजड़े वाली ने अब इंश्योर कर लिया है कि अगले 50,000 साल तक मुझे कोई ये नहीं कह पाएगा।
जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं इंचार्ज रहूंगा। सो जुडिशरी की जो पावर कम की गई है, दे विल नेवर बी एबल टू सेंटेंस मी। जो उसको तो सजाए मौत दी गई थी, मर गया था उससे पहले, बिफोर उसको लटका सकते थे। तो ये चाहता है कि ऐसी चीज कभी ना हो। जैसे कहा जनरल साहब ने और आप विशेषज्ञों ने, ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, लेकिन स्मार्टनेस भी इतनी होती है ऐसे लोगों में, ऐसे गधों में, कि वही इनको खा लेती है। सर क्षमा कीजिएगा मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, बट दिस इज आउट एंड आउट अ टेररिस्ट अटैक। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस और ये वो सब भूल जाइए सर, उसको अमृतसर के छोले खाने के लिए भेज दीजिए। ये टेरर अटैक है, इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता था सर। एंड सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड एज वी हैव प्रॉमिस्ड। अब सबक हमको, नाउ इट्स नो होल्ड्स बार्ड, मैसिव रिटेलिएशन, डिस्प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन। जो ने दुनिया ने करना है वो कर दें। हम लोगों को दिस वी हैव टू डू इट, वी हैव द पावर, वी हैव चिल्ड्रन ऑफ इंडिया लाइक जनरल शंकर प्रसाद, लाइक आनंद सिंह साहब, वी कैन डू इट विदाउट एनी डिफिकल्टी सर। माफी चाहता हूं, आई बीन वेरी फर्म इन माय व्यूज। नहीं नहीं, आप बिल्कुल क्लियर रहते हैं आप अपने व्यूज़ को लेके, इसीलिए हम लोग पसंद भी करते हैं आपको बुलाना। आरती टिक्कू सिंह जी, ये तो इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न होगा अगर एक आर्मी चीफ इस लेवल तक पावरफुल हो जाए, जो चुनी हुई सरकार उसके सामने बौनी दिख रही हो तो। लक्ष्मण जी, पहले तो ये कि एम्बेसडर वोरा आप बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी थोड़ी कम बोला करिए। दूसरा ये कि माफी चाहता हूं। लक्ष्मण, ये सिचुएशन जो है, बिल्कुल एम्बेसडर वोरा ने सही हमें याद दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि अगर दोबारा कोई टेरर अटैक होता है तो उसको हम टेरर अटैक की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट करेंगे। और मुझे लगता है कि रिटेलिएशन ऑफ कोर्स होगा, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कमिट किया है तो हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर में 1.0 में पाकिस्तान की खूब पिटाई की। और मुझे लगता है कि आसिम मुनीर शायद अभी जो वो अमेरिका और चाइना का जो उनके दिमाग में एरोगेंस घुस गई है, क्योंकि अमेरिका भी आज उनके साथ है और चाइना भी उनके साथ है, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये दो सुपर पावर जो है उनके बलबूते पे, चूंकि पाकिस्तान के पास खुद का तो कुछ ऐसा बलबूता है नहीं, खुद की तो उतनी हिम्मत है नहीं, ना तो उनकी इकोनॉमी, ना तो मिलिटरली, कि वो इंडिया का अपने दम पे मुकाबला कर सके। लेकिन जिस तरह की सिग्नलिंग यूएस और चाइना ने की है आसिम मुनीर के लिए, उस वजह से मुझे लगता है वो एक एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो शायद अभी तृप्त नहीं हुए हैं जो पिटाई ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने उनकी की है। और लगता है कि ये सिचुएशन एस्केलेट होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया, उसको पॉज पे रखा था। और हमें मालूम है कि हमारी फोर्सेस भी अलर्ट पे है, और पूरा यकीन से कह सकते हैं कि हमारी मिलिट्री और एयरफोर्स जो है इसका कड़े से कड़ा जवाब देगी। बिल्कुल, ये कड़ा से कड़ा जवाब देगी। लेकिन एक जो बात आपने कही आसिम मुनीर के साथ, आसिम मुनीर को ऐसा लगता है कि चीन भी हमारे साथ है और अमेरिका भी हमारे साथ है। आरएसएन सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटेजिकली ऐसा संभव है क्या पाकिस्तान को दोनों साथ दे, क्योंकि दोनों आपस में दोनों के तो बनती नहीं है? नहीं, अभी तो उनको अमेरिका के तरफ से उनको शह तो जरूर मिल रही है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जाहिर सी बात है कि जो चीन से जो दूरियां हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्कुल खतरे में पड़ गया है, तो वो दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन अभी तो अमेरिका बहादुर का तो इनको शह है, और शायद इसी से ये प्रोत्साहित होके इन्होंने ये कदम उठाया है। दूसरा बात, आप देखिए कि इनको पहले घुटने पे लाया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, फिर इनको लंच पे बुलाया गया, फिर ये इन्होंने पूरे एक आर्मी चीफ ने पूरे पाकिस्तान को बेच दिया। पहले भी बिका है पाकिस्तान, लेकिन इस स्केल पे कभी पाकिस्तान नहीं बिका है। और इसको फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया था? अगर इसको फील्ड मार्शल नहीं बनाते तो इसके अपने ही लोग इसको मार देते। तो जब फील्ड मार्शल बना तो लोगों ने सोचा कि इसने तो बहुत बहादुरी का काम किया, इसलिए इसको फील्ड मार्शल।
अब फील्ड मार्शल तो ये आर्मी का था बाकी दोनों सर्विसेज पर तो इसका कोई वो था नहीं। जैसे तो आपने सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने भारत से देखा कि हमारा जैसा इंटीग्रेशन था तीनों सर्विसेज का, जो हमारे तीनों सर्विसेज का जिस तरह से हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर रखा है, हमारे बाकी जो सिस्टम्स है उसको इंटीग्रेट कर रखा है, तो उनको लगा कि ये हमारी बहुत कमी है। और आज अगर तमाम आप पाकिस्तान के अखबारों में आप पढ़ेंगे तो यही बात बताई जा रही है कि देखिए वो आर्मी चीफ है और युद्ध में तो आखिर में जीत जो हासिल होती है वो लैंड पे ही होती है, तो एक आर्मी चीफ ही इतना काबिल होता है कि दोनों बाकी को मतलब को ऑप्ट कर सके, ये उल्टा नहीं हो सकता। ऐसी चीजें आ रही है वहां पे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने देखा कि ये जॉनर जो लड़ाई की है भारत इसमें मतलब इनका कोई मुकाबला नहीं है। 28 मिनट में सारा काम तमाम हो चुका था, 28 मिनट में। तो इनको अब लग रहा है कि वो करना है। लेकिन आपको एक और मैं बात बता दूं कि देखिए क्या होता है, मैं तो फौजी था, जनरल साहब भी फौजी हैं। देखिए फौजी जब हुक्मरान बन जाता है ना, उसकी सोच जो होती है वो बिल्कुल ब्लिंकर्ड सोच होती है, और वहीं पे ये धोखा खा जाते हैं। ये वहीं पे धोखा खा जाते हैं क्योंकि ये सारी चीजों को फैक्टर इन करने के ना तो वो होराइजन होता है, ना उसका मतलब उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है। अबे आसिम मुनीर वहां का ये एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, इसका फादर क्लेरिक था, ये जाके ये बन गया उस पे। तो जिस तरह जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, बोरा साहब ने, जिस तरह ये चढ़ा है ना, उसी तरह उतरेगा सर, ये याद रखिएगा। एंड ये मुशर्रफ की तरफ उसी तरीके से उतरेगा। जनरल शंकर प्रसाद, उतरने में भूमिका कौन निभाएगा? देखिए उतरने के बाद तो जैसे बोरा साहब ने कही कि ये तो इन्होंने तो इनके ऊपर कोई मौत का सेंटेंस भी पास नहीं कर सकते, तो नेचुरल डेथ ही मरेंगे। और नेचुरल डेथ को मरने के लिए या तो कोई मेडिकल ग्राउंड से मरेंगे